Namaste. Welcome to Blessing Reading with Kamal. आज के एपिसोड की शुरुआत मैं शिव पुराण से ली हुई एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। उस कहानी को डिटेल में सुनाने का इस समय मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसकी एसेंस शेयर करना चाहता हूँ कि एक समय में माँ पार्वती शिव जी से नाराज होकर उनसे दूर चली, और जब वो वापस आई तो शिव जी ने उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि मैं आपके बिना कुछ भी करने की योग्य नहीं। आप मेरी शक्ति हो, मेरी आज्ञा हो, और मैं जो कुछ भी कर पाता हूं वो आपकी उपस्थिति की वजह से और आपके सहयोग से करता हूं। वो शक्ति नारी के रूप में हम अपने चारों ओर देखते हैं। वो शक्ति इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वो शक्ति जो मां पार्वती की तरह से सौम्य है, और समय आया तो उसे मां दुर्गा बनने में तनिक भी वक्त नहीं है। जिन्हें आप कमजोर समझते हैं वो दरअसल सबसे शक्तिशाली है। ईश्वर भी जिनकी अवहेलना नहीं कर सकते। आज के एपिसोड में हम ऐसी ही दो शक्तियों का, ऐसी ही दो स्त्रियों का जो नारी शक्ति और मातृ शक्ति दोनों को रिप्रेजेंट करती है, को स्वागत करेंगे, उनसे बात करेंगे। और जैसा हम पहले भी कहते आए हैं, शक्ति का पता तब चलता है जब समय मुश्किल है, डिफिकल्टीज हो। जितनी बड़ी मुश्किल, जितनी बड़ी समस्या, जितनी बड़ी कठिनाई, उतना ही शक्तिशाली रूप नारी ले लेती है। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं ऐसी ही दो स्त्रियों से, एक अपर्णा स्टेकर और दूसरी सोना। एक मां और एक पत्नी। ऐसे बेटे की मां और पत्नी जिसने अपने बलबूते पे एयरफोर्स ज्वाइन की,
अगेंस्ट ऑल ऑड्स पायलट बने और देश की सेवा, और ऐसी ही सेवा करते हुए एक एक्सीडेंट में इतनी गहन चोट को पाया कि वो एक लंबे समय तक जीवन और मृत्यु के बीच में जूझते रहे, लेकिन आज वो उससे बाहर निकल चुके हैं और उसमें इन दोनों महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं कि आप उनका स्वागत करें। आपका स्वागत है अपर्णा जी, सौम्या जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। हम खूब सारी बातें करने वाले हैं क्योंकि आप जिस समय से गुजरी हैं वो जल्दी में वर्णन नहीं होगा, लेकिन शुरुआत उसकी 8 नवंबर की उस सुबह से करना चाहते हैं जब आपको परीक्षित के बारे में पहली बार पता चला। कैसा समय था? जी, उस समय तो हम अपने अपने काम पे चले गए थे। मैं बैंक में काम करती थी, हस्बैंड और मैं दोनों अपने काम में बैठे थे। तो हस्बैंड के पास परीक्षित के सीईओ का फ़ोन आया कि इसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हेड इंजरी हुआ है। तो समझ में नहीं पाया कि उस समय उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन लगाया। तो हमने सोचा शायद उसी दिन सौम्या रायपुर से दिल्ली वापस आ रही थी, तो हमने सोचा शायद इसलिए फ़ोन किया कि सौम्या पहुंच गई दिल्ली, ये बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये फ़ोन नहीं है। बोला कि परीक्षित के बारे में फ़ोन था, ऐसे ऐसे हुआ है। तो बस उस 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। हम जैसे भी हमने खोला था अपना कंप्यूटर वगैरह ऑफ किया और हमने कहा कि अब तो हम मतलब फिर सबने हमको घर, हम गए थे स्कूटर से जाते थे बैंक, वापसी में हमको किसी ने कार में छोड़ दिया। घर ये भी वापस आ गए थे अपने ब्रांच से। फिर बस कब परीक्षित के पास पहुंचे और उसका हाल देखें। उन्होंने कहा था कि शाम तक, दोपहर तक आरआर दिल्ली में पहुंच जाएगा परीक्षित, तो हम दिल्ली के लिए फ़्लाइट बुक कराए। लेकिन समय ऐसा कठिन होता है कि उस दिन फ़्लाइट लेट होती गई और करीबन रात 12 बजे हम दिल्ली पहुंचे। परीक्षित तो आईसीयू में था, बिल्कुल होश नहीं था उसको आते साथ जब हमने देखा तो समझ नहीं पाए कुछ, लेकिन मन में तो ठान लिया कुछ भी हो जाए हम परीक्षित को पूरा ठीक करेंगे और परीक्षित पूरा ठीक हो जाएगा। बस उस रात तो हम वहीं रुके रहे वेटिंग रूम में। बाद में उसके हमको मेस में रूम दिया गया। उस समय हमारे मतलब सौम्या के मामा मामी जो है यहाँ पर, वो बहुत हेल्प हुई उनकी, क्योंकि उनको ही हमने कॉल करके बताया कि सौम्या के पास आप लोग चले जाइए और उसके साथ में रहिए। तो वो सारे लोग हमारी वेट करते हुए आरआर में रात 12 बजे तक भी बैठे थे। फिर दूसरे दिन उन्हीं के घर में हमने जाके वापस फिर हमको मेस में रूम एक दिया गया। तो बस उसके बाद से हमारा सुबह आरआर घर होता था और शाम रात को मैं और सौम्या वापस अपने रूम में आते थे, क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ को रुकने की परमिशन नहीं रहती थी। फिर हस्बैंड वहाँ रुकते थे रात में। इस जर्नी में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई ही जेंट्स इतना पेशेंटली कुछ कर सकते हैं।
आईसीयू में थे तब तक तो किसी के रुकने का सवाल ही नहीं था, और वो दिन 1 महीना करीबन आईसीयू में था, 20 दिन करीबन वेंटिलेटर पे था परीक्षित। तो डॉक्टर्स जब राउंड से जाते थे, हम पूछते थे कि भाई सर कैसे है, तो उनका जवाब रहता था कुछ नहीं कह सकते। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 8 दिन, 15 दिन चलते रहता था। आईसीयू में एक बार हमको जाने की सबको परमिशन रहती थी, देख के आने की। आईसीयू से कोई भी आता था वापस तो सब उसके चेहरे को देखते रहते थे कि क्या कह रहा है। एक दिन उसका लेफ्ट पैर का अंगूठा हिला, तो ने कहा कि अंगूठा, पैर का अंगूठा थोड़ा सा मूव हुआ। तो उस अंगूठा हिलने से सबके को इतना अच्छा लगा। बस यही सब। फिर 1 महीने तक तो परीक्षित आईसीयू में ही था। उसके बाद उसका सारे कंट्रोल्स तो करीबन सभी चले गए थे, कुछ भी नहीं था। सारी गले में उसका ट्रेकियोस्टोमी हो गया था, पेट में ट्यूब डल गई थी, पेट से खाना जाता था बैग से, और बस पड़े रहता था। इससे पहले हम आगे बात करें, हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसी परीक्षित की कंडीशन थी, कोमा में थे, पैरालाइज थे, कुछ भी सिस्टम नहीं चल रहा था, और एक माँ होने के नाते डर भी होगा, लेकिन ये साहस कहाँ से आया कि इसको हम ठीक करके मानेंगे? पता नहीं ऊपर वाले ने कैसी शक्ति दी कि हमने मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा और सोचा कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। एक ख्याल भी नहीं आया कि एक ख्याल नहीं होगा, ये ख्याल ही नहीं आया, एक बार भी नहीं आया, और अभी तक भी नहीं आता है। और हम सबको यही बोलते हैं कि नहीं, एक बार हम यही समझाते भी हैं कि नहीं, बिल्कुल अपना जो हमको चाहिए है उससे एक क्षण के लिए भी आप विचलित ना हो। और हमने ये शक्ति कहाँ से आता है? ये शायद बस ऊपर वाला ही देता है, उसी के। और फिर वो पहली बार जब होश में आए और बोले, होश में तो काफी देर से आए। 1 साल तक तो किसी को हमको पहचानते नहीं थे, वाइफ कौन है, माँ कौन है, फादर कौन है, कोई उनको कुछ नहीं। हम अपने इसका करते रहते थे, और बस धीरे धीरे होश में, मतलब काफी टाइम लगा उसको आने में। फिर उसको बताते थे कि मैं माँ हूँ, ये वाइफ है तुम्हारी, ये फादर है तुम्हारे। तो कभी याद रखता था, कभी भूल जाता था। तो जैसे बच्चे को दोबारा जन्म दिया बस और बड़ा कर रहे हो, वैसे चलते रहा। उसको फिर उसका इतना भी, मतलब गर्दन भी जैसे छोटे बच्चों की रहती है, संभलती नहीं है, तो उसके गर्दन को एक्टिव करने का, संभालने के काम से लेके आके हम बढ़े हैं। और इस जर्नी में उसके वाइफ और फादर और हम, और इसीलिए फैमिली का पूरा वो होना, एक होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। उसको हम पहले कोई कलरफुल चीज़ दिखा के गर्दन ऊंची रख के करते थे। धीरे धीरे उसने गर्दन संभालना सीखा, नहीं तो गर्दन नीचे हो जाती थी। यहाँ से फिर खड़े, मतलब स्ट्रेट रहना कुछ भी नहीं कर पाता था वो। तो 3-4 लोग मिलके ऐसे उसके गर्दन के नीचे हाथ, पीठ पे हाथ, पैर में नीचे, कमर में नीचे हाथ करके इधर से उधर शिफ्ट करते थे। और 1 महीने बाद जब फिर आईसीयू से वार्ड में आया,
तो ऑक्सीजन पे काफ़ी महीनों तक था। 2 साल तक उसका ट्रेकेस्टोमी था। पेग उसका जो डायरेक्ट खाना मुंह से तो कुछ नहीं कर सकता था, खाना एक बैग में डाल के पाइप से सीधे पेट में जाता था उसका खाना। मेडिसिन, पानी, खाना सब टाइम टू टाइम, उसका 2-2 घंटे बाद उसका पोजीशन चेंज करना, ये सब। उसका ट्रेकेस्टोमी लगा था तो उसको क्लीन करना, ये सब धीरे धीरे हमको भी सिखा दिया गया था सबको। शुरू में तो हम मतलब सोचते थे कि कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अपने आदमी का करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन सीख लिया धीरे धीरे सबने। करना तो अपने को ही था, आगे बढ़ना था। फिर पूछते रहते थे हम डॉक्टर से कि कब परीक्षित ठीक होगा, कब। तो उनका कहना था हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक बार तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। उस दिन तो हम आके बहुत मतलब परेशान हुए कि क्या है, लेकिन फिर सोचा नहीं, हम यहाँ ऐसे परीक्षित को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा आप लोग अपने अपने काम में लग जाइए, परीक्षित के लिए अटेंडेंट रख दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर हमने सोचा कि नहीं, अब हमको अपना काम करना है। और लगे रहे बस अपने काम में। हमने ठान तो ली थी कि नहीं, इसको तो अपने पैरों पे खड़ा करना है, एक दिन ये यूनिफॉर्म जरूर पहनेगा। फिर परीक्षित तो करीबन 8 महीने बाद उसका फर्स्ट डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से। सिक लीव मिलती थी, एक थोड़े दिन के लिए उसको घर में लाते थे, फिर वापस हॉस्पिटल। ऐसी जर्नी हमारी 3 साल तक करीबन चली। और ये जो गले में उसका ट्रेकेस्टोमी था, 2 साल तक वो था। पेट से जो खाना जाता था, पेग लगा हुआ था, वो करीबन 2 साल था। तो ये सब चलता रहा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे परीक्षित के बारे में थोड़ा सा, उसका बचपन और उसकी फौज में जाने की यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम इस पे वापस आएंगे। परीक्षित बचपन से ही बहुत शांत था वैसे, लेकिन थोड़ा जब 6-7 साल का था, उस समय हमेशा बोलता रहता था कि मुझे पायलट बनना है। तो सोचते थे कि पायलट क्या बनेंगे, क्योंकि हमारे कोई फौज में दूर दूर तक हमारे रिलेटिव या कोई भी नहीं था। तो हम सोचते थे, हमने उस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो उस समय हमें मजाक लगता था। लेकिन जब इसका 12th होने का था, तो हम जनरली पेरेंट्स का रहता है इंजीनियर बने, IIT में जाए, ये सब। तो उसका कोचिंग लगा दिया IIT के लिए कि प्रिपरेशन करो, सब तो करता था। लेकिन साथ साथ में उसने इंडिया का प्रिपरेशन भी करना चालू कर दिया, ये हमें नहीं पता था। और जब उसका IIT का ये था, प्रीलिम्स होते हैं उसका, और फिर मेंस उनका रहता है। मेंस उस समय रहता था कि IIT का मेंस और NDA का वो रिटन टेस्ट, दोनों का डेट क्लैश होता था। आई थिंक 7th में या ऐसा कुछ तो था। तो उसने सोच रखा था कि प्रीलिम्स में वो बोलता था, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रीलिम्स में ना निकलूं, मतलब मुझे NDA का एग्ज़ाम देने मिले और मैं NDA में जा सकूं। इतना ज़्यादा वो NDA के लिए था। तो हमने सोचा देखते हैं। IIT का रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, तो उसमें तो नहीं हुआ। तो बड़ा खुश हुआ कि नहीं, अब मुझे NDA के लिए रास्ता खुल गया है। तो लेकिन 12th के बाद उसका एडमिशन हमने नागपुर इंजीनियर में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया था। वहाँ वो 2 महीने तक गया, इधर NDA का एग्ज़ाम दे दिया, फिर वहाँ चला गया नागपुर इंजीनियरिंग करने। वहाँ पर 1-1.5 महीना क्लासेस की होंगी उसने
अच्छे से कर रहा था। उस बीच एनडीए का रिजल्ट आ गया। एनडीए का रिटर्न का रिजल्ट ना उसने देखा ना हमको पता था, हम उसके बारे में भूल ही गए थे। लेकिन जब इंटरव्यू का टेलीग्राम आया तो हम ऑफिस जाने निकले थे, तो हमने उसके पापा ने और हमने थोड़ा कंसल्ट किया कि देखो ये आ गया है, इसको क्या करें, परीक्षित को बताया जाए या ना बताया जाए, क्योंकि हम उतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि अब हो गया है, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, परीक्षित वहाँ अच्छे से करें बस। तो लेकिन फिर सोचा कि इसने इतने इच्छा से दिए है एनडीए के एग्जाम, तो सिस्टर के पास वो रहता था वहाँ, तो हमने उसको फ़ोन किया ऐसा ऐसा है, तो उसने कहा कि बता देना बेटर है। मैंने कहा ठीक है। तो उसको जब बताया तो बहुत खुश हुआ। फिर वहाँ पे क्योंकि इसका बैकग्राउंड एनसीसी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हमने कहा कि वहाँ पर एक नागपुर में प्रहार करके कर्नल सुनील देशपांडे एक संस्था चलाते थे एनडीए का प्रिपरेशन का, तो वहाँ पे उसको ज्वाइन करवा दिया 8-10 दिन के लिए। फिर उसके बाद वो गया, इंटरव्यू था मैसूर में, वहाँ गया। वहाँ पर जाने के बाद भी 8 दिन तक उसका कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। हम डर गए कि अकेला लड़का गया है, पहली बार गया है, सब कैसे होगा। तो कहीं से हमने पता करके फ़ोन नंबर वहाँ का ढूंढा, उससे कांटेक्ट किया। तो बड़ी मुश्किल से रात 12 बजे उनका फ़ोन लगा। फिर उन्होंने कहा कि आपके बेटे का चेस्ट नंबर बताइए। मैंने कहा हमको तो कुछ नहीं मालूम है चेस्ट नंबर वगैरह। तो उन्होंने कहा प्लीज़ रिक्वेस्ट की कि नाम से आप ढूंढ दीजिए कि ये। तो उन्होंने बोला आपके बेटे का तो इंटरव्यू क्लियर हो गया है और वो मेडिकल के लिए बेंगलोर गया है। तो फिर नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आया वहाँ से कि मैंने क्लियर कर लिया है, अभी मेरा मेडिकल से। फिर मेडिकल क्लियर होने के बाद वो आ गया वापस, वहाँ पर भी क्लियर करके। तो अब जब मेन रिज़ल्ट आने का था उसके, और उसमें काफ़ी 1-1.5 महीने का टाइम था, तो हमने कहा कि बेटा चले जाओ तुम नागपुर, अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें तो मेरिट लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम होगा 50 रैंक तक तो ही तुमको मिलेगी एडमिशन। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं मेरा हो गया है, मेरा हो जाएगा एयरफोर्स में। तो हम तो मन में डर लगा रहता था कि पता नहीं इधर भी ना जाए ये और इधर भी ना हो तो मुश्किल हो जाए, तो नहीं। लेकिन वो उसका कॉन्फिडेंस शुरू से वो बहुत कॉन्फिडेंट रहा है। तो बस 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आया और हो गया था। इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैं अभी सौम्या से बात करना चाहूँगा। सौम्या, ये एक्सीडेंट शादी के कितने दिनों के बाद? अराउंड 2 साल। 2 साल। और जैसे सब कुछ ठीक चल रहा था और एकदम से सब कुछ बदल गया। तो मैं जानता हूँ कि हम लोग फौजी हैं और मिलिट्री वाइफ्स बिल्कुल अलग तरीके से अपनी ग्रूमिंग करती हैं और उनको ये सब चैलेंजेस भी समझ में आते हैं, लेकिन जब अपने पे बीतती है तो बहुत मुश्किल सामने आती है। और आपने तो अपनी जिंदगी ठीक से देखी भी नहीं। तो ये जो चैलेंज आया उसके बाद में जिस तरीके से आपने उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से लिया, इसकी आपको शक्ति कहाँ से मिली? आई थिंक वही होता है, जब आता है कुछ तो उस वक्त तो पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। समथिंग स्ट्राइक्स यू, तो तब तो आप बस फ्लो करते चले जाते हो समय के साथ कि अभी जो मेरी ड्यूटी है मुझे वो फोकस करना है। कि जैसे इन्होंने बताया उस वक्त हमारा काम था हॉस्पिटल जाओ, उसका केयर करो, वापस आओ। उस वक्त इतना सोचने का टाइम भी नहीं होता था कि क्या लॉन्ग टर्म क्या होगा, आगे क्या होगा। वो होता है एकदम से, योर विजन बिकम्स वेरी शॉर्ट साइटेड, यू स्टार्ट लिविंग फॉर दैट डे ओनली। So that happened. So we started to live only for one day at a time. आज सुबह उठो, देखो क्या है परीक्षित का सिचुएशन, आगे बढ़ो, दैट्स ऑल।
ज्यादा इधर उधर की सोचने का भी टाइम नहीं है। तो और आपके पास घर चलाने की जिम्मेदारी भी और 2 मम्मी पापा भी साथ में, हाँ, तो you became the man of the family. Yeah. I became the kid of the family honestly because मेरे आई बाबा बिल्कुल मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से रखा शुरू से, राइट फ्रॉम डे वन। तो मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं ड्राइवर सीट पे हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा वो ड्राइविंग सीट पे रहे वो, एंड आई वाज जस्ट लाइक हेल्पिंग देम। सो दैट वे दे बी वेरी वेरी सपोर्टिव। सो बट हाँ, ये था कि आई रियलाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। थोड़ा टाइम लगा, थोड़े महीनों बाद समझ आई बात की ग्रेविटी क्या है सिचुएशन की, एंड हाउ थिंग्स विल नाउ नॉट बी हाउ दे यूज्ड टू बी। एंड मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी मेरी मदर इन लॉ थी, तो मैं तो हिलडुल जाती थी कि अब क्या होगा। एंड स्पेशली आई वाज यंग, आई वाज 28 हो गया था। So you start reading about things, you start talking to people. तो मैं कभी इंटरनेट में जाके मैंने उस इंजरी के बारे में पढ़ लिया तो मैं डिसहार्टन हो जाती थी कि ये तो बड़ा इट लुक्स लाइक अ वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड आई डोंट नो क्या होगा। बट ये कहती थी तो ये सब छोड़ दो, ये सब मेडिकल साइंसेज एंड जस्ट लीव ऑल ऑफ दिस एंड डोंट लिसन टू द डॉक्टर्स बिकॉज उनके पास एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट and just believe, on something bigger than that. I think that changed my perspective a lot because मैं इन्फ्लुएंस हो जाती थी जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उससे, जो लोग कह रहे हैं उससे, जो अभी तक हुआ है. His injury was diffuse axonal injury. So if you go and you read about diffuse axonal injury on internet, you will come to know that it has very bad prognosis. But इन्होंने बोला छोड़ो ना, वो तो परीक्षित हमें पता है अलग है. He's not a normal human being, and I had known him not for 2 years but for almost 15 years by that time because we were school friends. So we grew up together. So I had seen him in school also, and I knew he was not a ordinary soul. Yeah, he was not an ordinary soul. जिस तरीके से उसकी पर्सनालिटी थी, उसका कॉन्फिडेंस जो इन्होंने बताया, his connections with people, his social bonding with everyone, it was not ordinary. तो वो, और एक दिन जब हम ICU से निकल रहे थे तब मेरी सिस्टर ने भी मुझे यही याद दिलाया that just remember, परीक्षित ने तो आज तक लाइफ में कुछ नॉर्मल तो किया ही नहीं है ना, तो तू क्यों सोच रही है कि ये वैसा ही होगा जैसे दूसरों के साथ होता है. वो तो हर चीज अपने तरीके से ही करता है. तो वो यूनिक जो तरीका था परीक्षित का to live his life, that gave us confidence कि let's not listen to what the world is saying, let's just have faith on him and move on. And परीक्षित ने वास्तव में बिल्कुल अपने आप को यूनिक तरीके से रिकवरी मोड में लेकर आए. बहुत टाइम लगा, ऑल्दो वो शुरू के 2-3 साल तक तो बहुत हिले हुए थे हम लोग, बिल्कुल. और वो जो ट्रॉमा तब नहीं फील हुआ, वो शायद मुझे अब फील होता है कभी कभी, क्योंकि यार तब तो like I said, you just coping up, moving on with life. But sometimes it comes and bites you after many years. So अभी भी कभी कभी आती है मेरे को वो चीजें याद आती है तो I get very triggered. But परीक्षित को देख के वो स्ट्रेंथ वापस आ जाती है that you just have to keep believing and keep moving on. There's no point sitting and crying. ये मेरे को समझ आ गया था कि बैठ के रो कि हाय ये क्या हो गया मेरी लाइफ के साथ और ये क्या हो गया परीक्षित के साथ, उसमें तो मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखती थी. मुझे लगा था वो तो मत ही करो, just move on and do things whatever you can do. ये आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपने कंट्रीब्यूशन को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप दोनों ने मिलके जिस तरीके से इस परिवार को बांध के रखा है, परीक्षित की रिकवरी उसका जीता जागता उदाहरण है. मैं आपसे बात कर रहा था और आपने मुझे बताया कि जब परीक्षित की मेमोरी रिकवर करनी शुरू की, होश में आना शुरू किया, तो उसने कुछ अलग सी भाषाएं बोलनी शुरू की. जी. वो क्या था? वो कभी मुझे अम्मी, इनको अब्बू कह देता था, या फिर साउथ के गाने सुनता था, साउथ इंडियन लैंग्वेज के,
तो हमको समझ में नहीं आता था ये कौन सा सोल आया है हमारे पास, स्विच तो नहीं हो गया कुछ, क्योंकि बाद में हमको पता चला ये इस तरीके से क्यों होता था। वो उसने बताया कि जब थोड़ा सा एक दिन अचानक किसी ने पूछ लिया, हम उसका फिजियोथेरेपी कराने के लिए गए थे ISI से, वहाँ किसी ने पूछा ये क्या हो गया, तो उसने कहा कि जैसे जितना बोल पाता था या एक्शन से बताता था कि आई वॉज डेड, मैं गॉड के पास चला गया था। तो गॉड ने मुझे देखा, बोला कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो मैंने बोला पता नहीं। बोले नहीं, यू गो टू अर्थ एंड सर्व द नेशन। तो बाद में हमने बोला, हम तो आश्चर्यचकित रह गए कि अरे ये क्या बातें कर रहा है। बाद में हमने पूछा उससे कि परीक्षित तुम सच में गॉड के पास गए थे? हाँ, वहाँ गणपति बापा के पास गया था। मैंने कहा फिर वो कैसे बैठे थे, कहाँ थे? तो बोले वो चेयर पे बैठे थे। अच्छी। तुमने कहा तुमको भी चेयर बैठने के लिए दी होगी? बोले नहीं, मैं ऐसे जमीन पे सोया था, लेटा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों आए हो यहाँ, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, वापस जाओ, तुमको गो टू अर्थ एंड सर्व द नेशन। मतलब जिस समय उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, उस समय उसने ये बात बोली। तो देश की सेवा उस कंडीशन में भी नहीं गई थी। इससे आपको एक फौजी के मेंटल मेकअप का अंदाजा हो जाता है काफी। और उसी से शक्ति भी मुझे जो मिली है, मेरे ख्याल से उसने भी बहुत कुछ सिखा दिया है हमें, क्योंकि इतना उसकी कंडीशन इस तरीके से होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी, और उस कंडीशन में भी वो लोगों को मोटिवेट करता रहा, और अभी तक कर रहा है। आपने मुझे ये भी बताया कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए और उनको लिफ्ट अप करने के लिए आगे बढ़ते रहते थे, और वो काम आज भी रुका नहीं है। आज भी वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि डिफेंस ज्वाइन करो, देश की सेवा करो, ये लोगों के मन में बैठाने की। और मैं सोचती हूँ, और जहाँ मतलब वो अभी काम कर रहा है, वहाँ बच्चे आते हैं स्कूल के, तो उनको मोटिवेट कर रहा है, उनसे पूछता है कि क्या बनोगे बड़े होके, तो डिफेंस में जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे से स्टडी करो। और मैं सोचती हूँ कि एक बच्चे के मन में अगर वो बच्चा उस समय ठान ले कि मुझे ये बनना है, तो शायद बड़ा होके वो उसी राह पे चलता है। क्योंकि हम भी परीक्षित का देख चुके हैं कि वो इतने बचपन में वो बोलता था कि मैं पायलट बनूंगा, और उसने वो कर दिखाया। तो ये बहुत अच्छा काम वो देश के लिए कर रहा है इस कंडीशन में भी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हम सबके लिए जो मिलिट्री में सेवा करते हैं, एक तो उनकी माँ जैसे परीक्षित की आप हैं, आपको नहीं लगता हमारी फौज भी हमारी माँ की तरह से हमारा ख्याल रखती? जरूर, बहुत ही ख्याल रखती है। उसकी के बारे में क्या उस सपोर्ट के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। उनका हमको हर पल सपोर्ट मिला है, और आज भी है। और ऐसे कि वो कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। यस, पूरा अश्योरेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस देती है। और हमको आगे बढ़ने में इसलिए भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। सौम्या, आप अब क्या कर रहे हैं? मैं अभी तो अपना जॉब करती हूँ। आई एम अ डिजाइनर, सो आई वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट। मैंने तब ब्रेक लिया था जब परीक्षित का एक्सीडेंट हुआ था। ऑलमोस्ट 2 years का ब्रेक लिया था जब वो RR में था। लेकिन फिर अगेन मुझे लगा, और मेरी इन-लॉज ने भी मुझे काफ़ी एनकरेज किया दैट आई शुड कंटिन्यू टू गेट बैक टू माई करियर, बिकॉज मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है एक चैनल की मैं अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन करके रखूँ, और
इन्हें पता था कि मेरे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो राइट फ्रॉम डे वन both my in-laws, my family, everyone has been very supportive that I should get back to work, and तब से मैं काम कर रही हूँ। एक तरीके से अपने पैरों पे खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। आप दोनों से एक सवाल और आप एक के बाद एक जवाब दे सकते हैं। ईश्वर में विश्वास तो था, बहुत ज्यादा। किस तरह की प्रेयर करते थे और किस तरीके की मैसेजिंग आपकी रहती थी? कम्युनिकेशन कैसा रहता था डिवाइन के साथ? बस हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिले और हमको शक्ति दे। बस हमारे लिए हमने उससे शक्ति मांगी कि जिसके सहारे हम आगे बढ़ सके, और उनसे वो हमको मिली, अभी भी मिल रही है। ईश्वर है। ऐसा कोई मोमेंट था जिसमें आपको रियलाइज हुआ हो कि नहीं, ईश्वर है और उसने हमारी बात सुन ली है? हाँ, ये तो हो गया, परीक्षित का एक्सीडेंट हो गया, ये सब हो गया। उसको हम ले जाते थे ISIC ले जाते थे फिजियोथेरेपी के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि जिस एम्बुलेंस में हम जा रहे थे तो स्ट्रेचर में परीक्षित को लिटा के ले जाते थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें सौम्या थी, मैं और एक अटेंडेंट था। परीक्षित स्ट्रेचर पे था और वो जो चला रहा था एम्बुलेंस, उसने एक मोटरसाइकिल वाला आया तो उसको बचाने के चक्कर में स्वराज माजदा बड़ी वाली क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस थी, पलट के रोड के एक साइड से दूसरे साइड तक जाके पलट के गई। सौम्या तो सामने के विंडो से नीचे गिर गई और पीछे मैं और अटेंडेंट और परीक्षित स्ट्रेचर पे था। तो वो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस होने के कारण उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो उसकी वायरिंग में परीक्षित को बेल्ट से बांधा भी नहीं था। हमें नहीं पता था कि इस तरीके का भी कभी हमारे साथ हो सकता है। तो जैसी जोर से आवाज़ आई और वो पलटी, एक दो बार पलट के फिर पलटी ही पोजीशन में रही एम्बुलेंस, तो स्ट्रेचर तो उसमें लपेट गया। हम उछल के आगे गिरे तो अटेंडेंट जो था उसने स्ट्रेचर को दबा के रखा। उस समय सौम्या बाहर मतलब उड़ के बाहर गिर गई थी, उसे भी काफ़ी चोटें आई और मेरे भी सिर में चोट आई। लेकिन परीक्षित, और उस समय परीक्षित तो कुछ भी बताने में नहीं सकता था, तो हमारा तो सारा फिर गए हम ISIC, वहाँ पे हमारा सारे लोगों का स्कैनिंग हुआ, सब कुछ हुआ। हम तो बता सकते थे कि कहाँ क्या लगा है या कुछ, लेकिन हमने सोचा अब परीक्षित के बारे में कैसा सूप करें, उसको कहाँ चोट लगी है, क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कैसे बताएगा। लेकिन बस ऊपर वाला फिर से बचाने वाला। देखा हमने दूसरे दिन उसके सिर्फ घुटने में एक छोटा सा चोट लगी थी बस, और आपको पता चल गया कि बस दूसरे बार फिर इसने हमको बचाया। ऊपर वाले का आशीर्वाद बस वही है। हम तो अभी भी कहते हैं कि उसका तो सबसे बड़ा रोल है हमारे साथ। अपर्णा जी, ये बेहद मुश्किल भरा समय रहा है आपके लिए भी और सौम्या आपके लिए। मैं आप दोनों से कहूंगा कि उन लोगों के लिए जो ऐसी या इस तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहें, क्या कहना चाहें? से हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, कभी हार ना माने, अपने काम को करते रहे, आगे बढ़ते रहे, शक्ति मिलती रहेगी। और हम अगर मन में ठान ले तो हमारा ईश्वर भी हमारे साथ है और हम कुछ भी कर सकते हैं। सौम्या,
मुझे जो एक मोमेंट था जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कुछ देयर इज अ स्पेशल पावर दैट वर्क्स वाज जब परीक्षित का लेफ्ट हैंड वाज कंप्लीटली immobile बिकॉज उसका ये पूरा ब्लॉक हो गया था. राइट तो ही वाज पैरालाइज्ड एंड लेफ्ट ही कुडंट बेंड बिकॉज यहाँ पे बोन पूरी अटक गई थी. So now imagine even if his brain is helping him recover, his limbs were not supporting to eat or do anything. तो तब डॉक्टर ने कहा कि इसका लेफ्ट हैंड का ऑपरेशन हम ट्राई कर सकते हैं, जिससे हम ये बोन हटाएंगे, सो एटलीस्ट हिज लेफ्ट हैंड विल बी एक्टिव. अगेन फिर वही ऑपरेशन थिएटर ये वो सब चलता है. लेकिन तब मैंने कहा कि इस बार मैं कुछ अलग सोचती हूँ. इंस्टेड ऑफ बीइंग फियरफुल कि कुछ ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेट मी विजुअलाइज कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, उसका हाथ बिल्कुल अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं डॉक्टर. सो आई जस्ट ट्रेन्ड माई माइंड कि लेट मी विजुअलाइज दैट his recovery of this left elbow is getting completely normal and सब कुछ सही से हो रहा है. एंड वो बिल्कुल सच होता गया. ही केम आउट ऑफ द ओटी, उन्होंने खोला उसका बैंडेज, धीरे धीरे स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एंड जो मैंने सोचा था वो ही स्टार्टेड डूइंग. So that's when I realized this works. There is a power, you just have to use that to visualize in detail. तुम्हें क्या चाहिए and then that works. So first मेरा success moment था where I realized कि ये कर सकते हैं हम भी उसके लिए. तो that is what I now try to do every time I feel कुछ गड़बड़ अगर लगता है तो. Think positive, Positive, visualize the positivity. एंड डिवाइन को इन्वोक करें इस तरह से कि वो जो आप सोच रहे हैं वो रियल लाइफ में हो जाए. बिल्कुल. और जितनी डेप्थ में जाके उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो करो, बिल्कुल जैसा जो आपको चाहिए. और एक ये भी कि नेगेटिव नहीं सोचें, क्योंकि अगर नेगेटिव सोचने लगेंगे तो उसी तरह से वो भी मैनिफेस्ट होने लगेगा. बिल्कुल. ये बहुत मुश्किल है लेकिन करना, जितना कहना आसान है. कई बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे. फिर कभी ये भी डर लगने लगता है कि वो ये नेगेटिव थॉट क्यों आ गया मेरे माइंड में, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो जाएगा. वो एक अलग डर हो जाता है. यू आर फियरफुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स. तो उसको भी शांत करना पड़ता है अपने दिमाग में कि ठीक है आ रहा है, लेट इट गो. उसको ज्यादा देर मत रखो अपने दिमाग में, जाने दो. ज्यादा करके पॉजिटिविटी में रहो. Imagine what you want and it will happen. So be positive all the time and face the difficult time with courage. पन्ना जी, सामा जी, थैंक यू सो मच. आप लोग शो पे आए, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की. मैं चाहूँगा कि जब भी हमें मौका मिले परीक्षित से भी बात करेंगे और उसकी अपनी थॉट प्रोसेस को भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, क्योंकि उसकी अपनी फाइट शायद आप दोनों सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किस चीज से गुजरा. आप सबके लिए, परिवार के लिए और परीक्षित के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं. नमस्ते. Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.